हेलो स्टूडेंट्स, हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहे थे इंडिया के। उसमें हम समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। तो पहली समस्या मैंने आपको बताई थी कि निर्माण में इसके समय बहुत अधिक लगता है ऐसे क्षेत्रों में, क्योंकि ये आधारभूत क्षेत्र होते हैं और भारी उद्योग होते हैं। फिर दूसरा, इनमें अति पूंजीकरण, यानी कि पूंजी जितनी लगनी चाहिए उससे ज़्यादा पूंजी लगती है और उस वजह से ये खर्चीले उद्योग हो जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य नीति को अगर हम देखें तो न लाभ न हानि वाली मूल्य नीति के दिन अब लद गए हैं, है ना। क्योंकि तब जब ये प्रारंभ किया गया तब भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही इन्फेंट स्टेज में थी। तो जैसे बच्चे को हाथ पकड़ के चलाते हैं वैसी स्थिति थी अर्थव्यवस्था की। तो सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को हाथ पकड़ के चलाया गया। लेकिन जैसे कहते हैं कि छोटे बच्चे की नर्सिंग ज़रूरी है, फिर उसके थोड़ा बड़ा प्रोटेक्शन ज़रूरी है, और फिर जब बच्चा वयस्क हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो उसको फ्री करना ज़रूरी है। उसी तरह से अर्थव्यवस्था को भी अब ये समय आ गया था कि अब फ्री करना ज़रूरी है ना। तो ऐसे में अब न लाभ न हानि वाली स्थिति ठीक नहीं थी और प्रबंध की कार्यकुशलता का अभाव, अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति, इन सब से मूल्य नीति पर प्रभाव पड़ रहा था। तो उसको भी सुधारना ज़रूरी हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विफलता ये रही कि प्रबंधकीय और प्राविधिक कर्मचारियों के संबंध में अपने आंतरिक साधन आवश्यक सीमा तक विकसित नहीं कर पाए। यानी कि नई जो प्रबंधकीय टेक्निक्स आई, टेक्नोलॉजी आई, उस सबसे कोप करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं जन्म लेने लगी। कुछ सार्वजनिक उपक्रम माल की किस्म देश की आवश्यकता के अनुसार नहीं हो रही थी, तो वो सारी की सारी क्वालिटेटिव डेवलप जो इम्प्रूवमेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकारी नीति और सार्वजनिक उपक्रमों की मूल्य नीति, इस पर भी बहुत सारा काम होना ज़रूरी था, वो भी करना आवश्यक हो गया। तो मूल्य नीति के निर्धारण में निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम अन्य घरेलू उत्पादों की प्रतिस्पर्धा में माल और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, उनके लिए मांग और पूर्ति की शक्तियाँ काम करें। यानी सरकार निर्धारित नहीं करे, बाजार भाव पर निर्भर करे। फिर एकाधिकारी या अर्ध एकाधिकारी दशाओं में जो काम कर रहे हैं उनमें अन्य उपक्रमों को आने दें। तो ये जो व्यावसायीकरण है ये बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसे में इस प्रकार सार्वजनिक उपक्रमों को भी लाभ कमाना चाहिए, क्योंकि प्रशासित कीमतें हों। कुल मिलाकर कीमत निर्धारण के पीछे उद्देश्य ये होता है कि कर के पश्चात कुछ न कुछ उसमें पूंजीगत राशि जो है प्रतिफल के रूप में बचे। फिर सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध में सुधार किए जा रहे हैं। चोटी के प्रबंधक जो केवल नीति निर्धारण में भाग लेते हैं, वास्तव में काम करने वाले कर्मचारियों को सफलतापूर्वक निर्देश नहीं दे पाते। तो सरकार का इसमें पॉलिसी ऑफ बैक सीट ड्राइविंग ज़रूरी है ना। नियंत्रक कंपनी जैसे सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नियंत्रक कंपनी जनवरी 1973 में स्थापित की गई, जिसके अंतर्गत कई सहायक कंपनियां भी रखी गईं। 1978 में इस व्यवस्था के स्थान पर सेल को एक एकीकृत कंपनी का रूप देने की कोशिश की गई। अब अन्य इकाइयां इसके डिवीजन के रूप में काम करती हैं और उनके अध्यक्ष इसके कार्यकारी संचालक होते हैं। यानी कई सुधार किए गए, उनकी मैं बात कर रही हूँ। फिर सार्वजनिक उपक्रमों को स्वायत्तता प्रदान की गई। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, सेल है ना, BSNL है, इन सबको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनियों को स्वायत्तता, यानी वो अपने स्तर पर बहुत अच्छे तरीके से इसको क्वालिटी वाइज, टेक्नोलॉजी वाइज, प्रबंधकीय वाइज उसको इम्प्रूव करें। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के ब्रांड जारी करके वित्तीय साधन एकत्र करने की नीति अपनाई है, यानी पावर ब्रांड जारी करें, है ना। इसलिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ द्वारा बॉन्ड जारी किए गए, रेलवे द्वारा बॉन्ड जारी किए गए, नेशनल थर्मल पावर द्वारा बॉन्ड जारी किए गए। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के संचालक मंडलों में निजी क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को शामिल किया। एयर इंडिया में रतन टाटा और इंडियन एयरलाइंस में राहुल बजाज को चेयरमैन बनाया गया, ताकि प्रबंधकीय सुधार इसका किया जा सके। निजीकरण का मामला भी सामने रखा गया कि इनको निजीकरण भी किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की समस्याओं के हल के लिए और भी बहुत सारे सुझाव हम दे सकते हैं। जैसे
आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग में स्वर्गीय LK झा की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई। फिर अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट आई, जिन्होंने कहा कि नियंत्रक कंपनी की स्थापना की जाए, सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक स्वायत्तता दी जाए, कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाए, कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक संचालकों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए हो, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था हो। इस प्रकार से 1987 में एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सुखमेय चक्रवर्ती की अध्यक्षता में आर्थिक सलाहकार परिषद ने प्रधानमंत्री को भारत में सार्वजनिक उपक्रम कुछ वर्तमान प्रश्न पर अपनी रिपोर्ट पेश की, है ना, 1987 में। ठीक है, तो ये उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि लागत प्लस सिद्धांत, कॉस्ट प्लस प्रिंसिपल के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों की विदेशों में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को बढ़ाया जाए, सार्वजनिक उपक्रमों में आधुनिकीकरण किया जाए, श्रमिकों को इनके प्रबंध और इनकी पूंजी में साझेदारी दी जाए, अतिरिक्त श्रमिकों की समस्या का हल करने के लिए पुनर्निरीक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, डेप्यूटेशन का काल 5 साल हो, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों अन्य उपक्रमों में काफ़ी पूंजी काफ़ी मात्रा में लगने से विशाल बहुत हो गया है ये क्षेत्र, तो ऐसे में इनको और सुदृढ़ और सबल किया जाना चाहिए और निरंतर घाटा देने वाली उनको बंद करना चाहिए। प्रगतिशील श्रम नीति भी इसमें लागू की जाए। फिर 1991 के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई कि अब देश में समय आ गया था कि बहुत सारी सुधारों की आवश्यकता थी, क्योंकि 1991 में जब सरकार नई आई 1990 में, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि भारत की स्थिति उस समय बहुत ख़राब थी और सिर्फ 2 हफ्ते के हम इम्पोर्ट्स को हम पेमेंट कर सकते थे, उसके बाद देश बैंकक्रप्ट होने वाला था। ऐसे में मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह चीफ फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ऐसी मुसीबत में, जब अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में थी, एक तरह से कोमा में जाने वाली थी, तो उन्होंने 3 जो है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसकी पॉलिसी अपनाई और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत नीचे गिरती हुई स्थिति से उन्होंने उबारा। 1991 के औद्योगिक सुधारों में बहुत सारी सार्वजनिक उपक्रमों और श्रमिकों की समस्या, उनके एग्जिट पॉलिसी का समर्थन किया और 1906 प्रशिक्षण और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, ये सब और बहुत सारे कुछ अर्थव्यवस्था की स्थिति, कुछ सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत घाटे में थे, तो उनका डिसइन्वेस्टमेंट करने का निर्णय लिया गया। 1996 में GV रामकृष्ण की अध्यक्षता में 3 सदस्यों का विनिवेश आयोग गठित किया गया और 1999 में उसका कार्यकाल समाप्त हुआ। आयोग ने 3 वर्षों के कार्यकाल में 12 रिपोर्ट सरकार को दी और कहा कि 58 उपक्रमों के विनिवेश के बारे में सिफारिश की गई। 36 उपक्रमों में स्ट्रैटेजिक बिक्री के मार्ग से निजीकरण सुझाव दिए गए, लेकिन सरकार ने उसको बहुत भारी स्तर पर नहीं लिया और 2001 के अंत में डॉक्टर R.H. पाटिल की अध्यक्षता में एक नया विनिवेश आयोग फिर वापस बनाया गया और उन्होंने कहा कि एक तो नेवेली लिग्नाइट निगम और मैंगनीज और रेल इंडिया टेक्निकल व आर्थिक सेवा और प्रोजेक्ट उपकरण निगम लिमिटेड, इनका विनिवेश करने की बात की गई। विनिवेश का आधार का अर्थ होता है कि उसमें जो पूंजी लगी है उसको हम निजी क्षेत्र को बेच दें, है ना, इसका मतलब होता है विनिवेश। तो जो ऐसे क्षेत्र जिसमें कि घाटा है और निजी क्षेत्र उनको संभाल सकता है, तो वो विनिवेश की पॉलिसी, उस पर चर्चा हुई। फिर विनिवेश की पद्धति और प्रगति हुई। 1991-92 में ये प्रारंभ हुआ और इस समय शेयर बंडलों में प्रस्तुत किए गए और उत्तम व घटिया दोनों प्रकार के उपक्रमों के शेयर होते थे, क्योंकि बाज़ार में उनका मूल्यांकन अलग अलग तरह से होगा, ऐसा कहा गया है ना। अब 1991-92 में महानगर, एक तो MTNL, फिर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, विदेश संचार निगम VSNL, इन सब को कोचिन रिफाइनरी,
जैसे प्रीमियम शेयरों को कम दामों पर बेचा गया। सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुकूल गैर ज़रूरी और गैर स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों के निजीकरण की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ की गई। 1996 के बाद सरकार ने एक ही खरीदार को इक्विटी का भारी अंश देकर स्ट्रैटेजिक बिक्री की नीति के तहत उसे प्रबंध में हस्तांतरित करना स्वीकार किया। अब 1998-99 में विनिवेश की पद्धति में एक नया मोड़ आया। उस वर्ष सरकार ने 3 सार्वजनिक तेल कंपनियां IOC, ONGC और गेल में शेयरों की क्रॉस होल्डिंग के माध्यम से विनिवेश की पद्धति का उपयोग करके इनकी नकद राशि को अपनी तरफ आकर्षित किया, जिससे विनिवेश की राशि काफ़ी ऊंची हो गई और 5,000 करोड़ के लक्ष्य से वो काफ़ी ऊंची थी। इस नीति को अपनाने में से सरकार को काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा, तो फिर वो पॉलिसी रिवाइज की गई। विनिवेश के कार्यक्रम बनाने और देश के हित में उसके कुछ सुझाव हैं जो कि हम इन पर चर्चा कर सकते हैं। तो विनिवेश के कार्यक्रम को बजट से अलग किया जाना चाहिए। फिर सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री उचित समय पर, उचित मूल्यों पर, उचित मात्रा में हो। विनिवेश के कार्यक्रम को लागू करने के लिए पूर्णकालिक व्यवस्था या तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। फिर हाल ही में स्ट्रैटेजिक पार्टनर की व्यवस्था के अंतर्गत एक कंपनी को प्रबंध की जिम्मेदारी सौंपने पर निजीकरण की व्यवस्था का मजदूर संघ और कर्मचारी विरोध करते हैं। तो ऐसे में एयर इंडिया का निजीकरण और ये सब, इस पर प्रश्न उठाए गए। फिर ये भी कहा गया कि वर्षों से जिन मेहनत से जो तैयार किए गए सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको बेचना कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं है और बहुत सोच समझकर निजीकरण किया जाना चाहिए। राजकोषीय घाटे से कोई विशेष डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सरकार के उपक्रम है और लाभ कमाना इनका उद्देश्य भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा आप सार्वजनिक क्षेत्र का हमने बातचीत की, इसको आप देख लें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं।